अरविंद जी से मिलना कैसे हुआ? मतलब जो कहता है ना कि दिल से दिल मिल गए कि नहीं ये लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर मेरा जुड़ाव वहां से शुरू हुआ। बहुत सारे घोटाले किए इसने, ये क्या था? 10 साल में इन्होंने इतनी जांचें बिठा दी, कुछ भी अब तक सिद्ध नहीं कर पाए। सोलार पॉलिसी आज कहाँ है? दिल्ली की नई सोलार पॉलिसी बनाई थी 2024 वाली, और वो मैं मानता हूँ कि एक क्रांतिकारी सोलार पॉलिसी। दिल्ली में बसें नहीं है, लोग सड़कों पर इंतजार करते रहते। 6000 बसें हुआ करती थी दिल्ली में, आज ये 7700 बसें हैं। मार्केट को संवारेंगे, सुधारेंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। कि दिल्ली में अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, और उसके कारण जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एमसीडी के नए प्रोजेक्ट्स, वो टेंडर नहीं हो सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में चुनाव की चरम पर है और बयार बह रही है। आरोप के तीर, कोई तरकश निकाल करके कोई तीर चला रहा है। केजरीवाल ने गारंटी दी है। अब इन गारंटियों पर आम आदमी पार्टी के शाह क्या कहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्मीन शाह की। हमारे साथ मौजूद हैं जस्मीन शाह। आपका नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्मीन, आप कोलंबिया में पढ़े, आईआईटीएन हैं, मद्रास आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कैसे राजनीति में कैसे आ गए? यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, राजनीति में आने से पहले करीबन 10 साल मैंने डेवलपमेंट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर में काम किया। तो कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करने की चाह तो हमेशा थी, और ये भी समझ में आ गया था कि देश की समस्याएं इतनी बड़ी है कि सरकार और पॉलिसी, नीति को साइड में रख के हम देश को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा लगता था कि ये जो राजनेता हैं आजकल के, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वो उनका मतलब वो मैच ही नहीं होता था कि उनसे वेवलेंथ की, तो कुछ और ही प्रकार के प्राणी हैं और ही कुछ लोग हैं, और जो बोलते हैं सुनते, कहीं पे ये सीरियसनेस नहीं लगती थी कि देश को लेके कोई विजन है। तो जब आम आदमी पार्टी आई और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे ऐसे तमाम लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जज्बात था, एक एक्टिविस्ट थे और एक विजन लेके कि नहीं देश में हम सरकारी स्कूल, हेल्थ सिस्टम, सारी चीज़ें ठीक करेंगे, तब विश्वास आया कि शायद मेरे जैसे लोग जो मिसफिट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मेरे लिए यहाँ पे एक जगह होगी। और अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो जैस्मिन शाह भी शायद राजनीति में नहीं होते। जैस्मिन शाह जो हैं वो शायद पहली बार मनीष सिसोदिया की टीम में काम कर रहे थे। अरविंद जी से मिलना कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप लोगों की भाषा में अरविंद कहते हैं उनको, तो अरविंद जी से मिलना कैसे हुआ और कब हुआ? जैसे आपने कहा, मेरी सबसे पहले मुलाकात जब मैं किसी को नहीं जानता था आम आदमी पार्टी में, तो पहले मनीष जी और आतिशी जी से हुई थी। क्योंकि 2015 में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे याद है पहले बजट में आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम एजुकेशन का बजट दुगना करने वाले हैं। तो हम सबके कान खड़े हो गए, जो भी बाहर रह के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे काम कर रहे थे। तो मैं गया, उनसे मिला और बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए। तब मैं एक लीडिंग ग्लोबल थिंक टैंक में काम करता था। तो वो मीटिंग इतनी शानदार हुई कि मतलब जो कहता है ना कि दिल से दिल मिल गए कि नहीं ये लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो फिर मेरा जुड़ाव वहाँ से शुरू हुआ। 2 साल लगभग 2016 से 18 मैं एज एन एडवाइज़र टू मनीष जी मैंने काम किया। और फिर 2018 में मेरी वाकई में मुलाकात तो 2018 में जाके हुई। तब हुई जब मुझे पता चला कि मेरे बॉस अब अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं। क्योंकि मुझे नियुक्त किया गया, जो हमारा थिंक टैंक है, संवाद एवं विकास आयोग, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, उसका मैं उपाध्यक्ष बनाया गया, दिल्ली कैबिनेट द्वारा बनाया गया। तो तब क्योंकि कैबिनेट का मुद्दा था तो सीएम के पास प्रस्ताव जाता है, तो सीएम ने बोला कौन है जैस्मिन शाह? तो मनीष ने बोला नहीं, मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तब मेरी मुलाकात उस लिहाज से हुई। ये जो आपने कमीशन बताया, ये बड़ा चर्चा में आया था। बताया गया बहुत सारे घोटाले किए इसने। ये क्या था? ये थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए हैं, भाजपा का केवल एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से एक ही गाना है कि हर चीज में स्कैम हुआ। और सारी ताकतें, मतलब आप ये मान के चलिए कि हम शिक्षा की बात करते हैं, भाजपा कहती है स्कैम हुआ। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहते हैं स्कैम हुआ। कुछ भी 10 साल में इन्होंने इतनी जांचें बिठा दी, कुछ भी अब तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो केवल ये कहना कि स्कैम हो गया, ये तो फिर मतलब यही है कि कीचड़ फेंकने की जैसी बात हुई। तो जो डीडीसी, जिसका मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ करीबन 6 साल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नीति आयोग काम करता है केंद्र में, वैसी एक संस्था है कि जो पॉलिसी डिजाइन, नीतियों के डिजाइन में काम करती है, और देश और दुनिया भर के जो भी शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं,
और नए एकेडमिक्स आइडियाज पे नए काम आइडियाज हैं, उनको साथ में मिलके हम एक ब्रिज इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं कि हम दुनिया भर के अच्छे आइडियाज को लेके और उसको दिल्ली में कैसे लागू किया जाए उसका एक खाका बनाते हैं। तो पिछले 8-10 सालों में बहुत काम किए हैं डीडीसी ने। कुछ चीज़ें मेनली पर्दे के पीछे रह के दिल्ली सरकार की शानदार ईवी नीति बनाई है, सोलार पॉलिसी बनाई है, रोजगार बाजार पोर्टल जब हमारा बना था कोरोना के टाइम पे जिसमें 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी, वो डीडीसी ने बनाई है। बहुत सारे और ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, एनवायरनमेंट ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, तो बहुत मल्टीपल एरियाज में बहुत अच्छा योगदान रहा है। बहुत बढ़िया, आपने 5-6 मुद्दे बताए मुझे। इस पे कई सारे सवाल मुझे मेरे दर्शकों ने कहा है कि आप ज़रूर पूछिएगा। सोलार पॉलिसी आज कहाँ है? सोलर को लेकर के दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा क्रांति तो दिख नहीं रही है। नहीं, तो सोलार पॉलिसी पुरानी सोलार पॉलिसी 2016 में आई थी और उसके चलते देखिए आप ये मान के चलिए कि हर जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सोच आती है, तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। 2016 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में सोलार पॉलिसी लाई थी, तब सोलार तो कॉन्वर्सेशन में ही नहीं था और करीबन 5 साल की वो पॉलिसी तो 5 साल में 9% 9 से 10% के करीब सोलार का उत्पादन हुआ दिल्ली में, कि जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उसमें से 9-10% ये हम बात कर रहे हैं जो छतों पर या सोलर पैनल, सरकारी बिल्डिंगों में पैनल लगाए बिल्कुल गए। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था खेतों में भी लगाएंगे, बिल्कुल। और उसमें भी शायद कुछ बहुत नहीं, ज्यादा हमने देखिए हमने लोग आए नहीं सामने। हाँ, तो उसके पीछे कारण रहा है हाँ। कि हमने हर प्रकार के प्रयोग किए, क्योंकि देखिए सोलार एनर्जी से 2 फायदे हैं। एक तो लोगों के बिजली के बिल लगभग शून्य हो जाते हैं, और दूसरा क्योंकि क्लीन एनर्जी है तो प्रदूषण नहीं होता है। तो हमने हर प्रयोग किए। एक हमने जो प्रयोग किया कि हमने फार्मर्स को, दिल्ली की बाहरी दिल्ली में जो खेती करते हैं, उनको हमने कहा कि नहीं आप इसमें पैनल लगाइए, सरकार आपको सब्सिडी देगी। लेकिन अगर आप पैनल लगाते हो तो पैनल की लाइफ 25 साल होती है। तो लोगों को लगा कि नहीं 25 साल लगाएंगे तो फिर हमारी जमीन हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपने चीजें इन्वेस्ट कर ली। और आपको पता है दिल्ली जिस हिसाब से उसकी विकास हो रहा है, लोग चाहते हैं कि नहीं चलो कुछ डेवलपमेंट हो तो अच्छी चीज है। तो उस कारण की वजह से सरकार ने तो काफी ये करी थी, अच्छी पॉलिसी लाई थी। आपने कहा कि सोलार पॉलिसी अब कहाँ है, तो पिछले साल 2024 में काफी इसमें रिसर्च करके डीडीसी ने दिल्ली की नई सोलार पॉलिसी बनाई थी 2024 वाली, और वो मैं मानता हूं कि एक क्रांतिकारी सोलार पॉलिसी है। उस पॉलिसी का पूरा ऑपरेशनलाइजेशन सितंबर अक्टूबर के महीने में ही हुआ है। तो हाल में ये पॉलिसी लागू है, और मैं मानता हूं देश भर में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। पहली ऐसी पॉलिसी है जिसमें देखिए दिल्ली में तो जो 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको तो काफ़ी सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन 400 यूनिट के ऊपर जो मिडिल क्लास के परिवार जो खर्च करते हैं बिजली के ऊपर, उनका भी बिल जीरो आ सकता है इस पॉलिसी के ये क्या जरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उससे इंटरलिंक्ड है या उससे अलग है? नहीं नहीं, तो उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं। तो आप सेंट्रल, हम तो कहते हैं कि जहां जहां जो सब्सिडी दे रहा है उसका लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देता है शुरुआत में 3 किलोवाट तक या समथिंग, और हमारी जो पॉलिसी है वो एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देता है। तो प्रति यूनिट सोलर पावर अगर आप जनरेट करते हो तो आपको 3 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में सरकार डालेगी। अच्छा, तो ये बहुत ही अब मुझे तक लगा। कितने ग्राहक हैं, वो कितने ग्राहक हैं वो या जो डेटा- उत्पादक लोग नहीं, हैं? वो डेटा मेरे पास अभी हाल में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगभग 3 महीने हुए हैं, तो आई एम श्योर कि जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लेकिन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग सोलार के दुनिया में हैं, उन्होंने सबने वेलकम किया, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले सालों में, ये 5 साल तक ये पॉलिसी लागू होगी। कुल 500 करोड़ बजट दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए रखा है, और मैं मानता हूं कि भारी हद तक लोग इसको अपनाएंगे और अपने बिजली का बिल जीरो करेंगे। चलिए, ये डाटा आपके पास नहीं, पर मुझे दर्शकों ने डाटा जरूर दिया है। आपने कहा था कि 10,000 बसें होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें। जी, आज दिल्ली में बसें नहीं है, लोग सड़कों पर इंतजार करते रहते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, बसें नहीं दिखती। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि मैं आपको आंकड़े बता दूं। 2015 में, और मेरी किताब जो है दिल्ली मॉडल, उसमें ये सारी चीजें हमने बयां करी हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं सारे क्षेत्रों में। तो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ले तो 2015 में करीबन 6,000 बसें हुआ करती थी दिल्ली में। आज ये 7,700 बसें हैं,
जो बाय द वे देश भर में किसी भी शहर में इतनी बसें नहीं है जितनी आज दिल्ली में है। लेकिन जिसमें दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बसों की 12,000 बसों की जरूरत है, ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। बिल्कुल, तो मैं आ रहा हूँ। हाँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बसें नहीं है, बसें बड़ी हैं। हाँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, जितनी मात्रा में बढ़नी अपेक्षित चाहिए नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब मैं हाँ। आता हूँ कि इस पे ऑलरेडी पूरा प्लान बन गया है और हमने बसेस के ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं 2025 के अंत तक, दिसंबर 2025 तक। ये आप लिख दीजिए, 10,400 बसें दिल्ली में दौड़ेंगी और जिसमें 8,000 बसें इलेक्ट्रिक होगी। 80%। आज भी मैं बाय द वे बता दूं, 7,700 बसेस में से 2,000 बसें इलेक्ट्रिक है, जो देश में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन दुनिया में भी नंबर 3 पे है। पहले नंबर पे चाइना है, फिर चिले और फिर तीसरा आ गया दिल्ली। तो हमें गर्व है कि आज दिल्ली देश नहीं, दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। लेकिन एक साल के अंदर आप इतना बड़ा बदलाव देखेंगे। एक तो पहली बार 10,000 के जस्मीन, लेकिन आंकड़ों से जो बेचारे सड़क पर वेट कर रहे हैं ना, प्रतीक्षा कर रहे हैं जो यात्री, उनका पेट नहीं भरता। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर अगली बार आप घंटों खड़े रहे इंतजार करें तो इस पर गर्व कर लीजिए कि आप दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा बसों के मालिक हैं। ये नहीं कह सकते ना। नहीं, बात ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, दोनों चीजों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को वेट करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी कि जब तक बसें नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मतलब हम बढ़ रहे हैं, अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, हम ऑलमोस्ट वो टारगेट तक पहुंच गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 7,700 बसें पहली बार एक तो चल रही है। किसी भी और सिटी में जाइए आपको इतनी बसें नहीं दिखेंगी। और दूसरा, अब आज हम जनवरी के अंत में हैं, तो 11 महीनों के अंदर ये सारे ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। दिल्ली में 10,400 बसें दौड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को कम से कम वेट करना पड़ेगा। लेकिन केवल इतना नहीं, जो क्वालिटी ऑफ राइड है, क्योंकि इसमें से 8,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जीरो पोल्यूशन होगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट लगेगा कि आपको मेट्रो ट्रेन आपके सड़क पे दौड़ रही है। उस प्रकार की राइड क्वालिटी, और उसमें से आधे लोगों को तो फ्री मिलेगा, महिलाओं को। हाँ, वो तो। और दूसरा मैं बता दूं कि अब हमने जो अनाउंस किया है कि सारे स्टूडेंट्स को भी, दिल्ली में जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ्री मिलेगा। तो बहुत बढ़िया। दिल्ली के स्टूडेंट्स पे भी हम सवाल पूछेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, आपके मन में कोई भी बात आ रही है, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और बड़ा चर्चित योजना थी आपकी, मार्केट को संवारेंगे, सुधारेंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। आज वो कहाँ है, जबकि अब तो एमसीडी में आपकी ही सरकार है। नहीं तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी योजना थी कि कुल 5 मार्केट्स का हमने कहा था कि पूरी तरह से रीडेवलप करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे कि दिल्ली में मार्केट्स कैसे दिखने चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा बजट भी एलोकेट कर दिया, ओवरऑल एक प्लान भी बन गया। क्योंकि ये एमसीडी के अंदर मुद्दा आता है, तो फिर ये था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन एमसीडी करेगा, दिल्ली सरकार बजट एलोकेट करेगा। अब पिछले 2 साल से आप जहां जहां भाजपा दिखती है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये लोग पेच लगाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली में अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है और उसके कारण जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एमसीडी के, नए प्रोजेक्ट्स, वो अंडर नहीं हो सकते। लेकिन तो अगर हम वहां पे मैटर फंसा हुआ है। जब तक अगर हम standing राजनीति committee- देखते हैं तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों इस मामले में बराबर के दोषी दिखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है। नहीं तो कैसे? पहली बार आप ये मान के चलिए कि जो मनोनीत पार्षद, ये पूरा मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी का आप तो बखूबी जानते हैं। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में अभी जो एलजी साहब ने पहली बार मनोनीत पार्षद अपने अपॉइंट किए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, सारे भाजपा के लोगों को आपने डाल दिया। इससे पहले कभी दिल्ली में एलजी साहब ने मनोनीत पार्षद अपॉइंट किए? आप मुझे बता दीजिए। नहीं अपॉइंट किए। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पॉलिटिक्स करती है, बिल्कुल गलत है। हम केवल और केवल अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और काम के लिए हम जो भी करते हैं लड़ते झगड़ते हैं। भाजपा का ये है कि देखो, भाजपा और एलजी साहब के पास कम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे चुप हो, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं करते। मास्टर प्लान दिल्ली का 2021 में आना था, आपको पता है। 4 साल हो गए, मास्टर प्लान ही नहीं है दिल्ली में। तो अपने काम नहीं करते हैं। लेकिन जहां जहां आम आदमी पार्टी को जनता ने बोला है कि भाई आप एमसीडी चलाइए, 15 साल थी। अब ये मुझे बता दीजिए, 15 साल भाजपा थी एमसीडी में, उन्होंने क्यों इतना फटे हाल रखे सारे मार्केट्स की व्यवस्था? क्यों कूड़े के पहाड़ इतने हाई पहुंच गए कि मतलब दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया? लेकिन कूड़े के पहाड़ आज भी क्या हैं या खत्म हो गए? नहीं, पहली बार 2 साल हुए हमें एमसीडी में आए हुए, पहली बार कूड़े के पहाड़ बहुत ही तेजी से घटना शुरू हुए। उससे पहले हमेशा बढ़ते थे। आज की तारीख में लगभग आधे के ज्यादा उनकी हाइट कम हो गई है
और मेरे ख्याल से 1-2 साल का काम रह गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 साल का जो एमसीडी का कार्यकाल होता है, उसमें तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं, वो खत्म हो जाएँगे। आजकल बीजेपी एक बात और कहती है, वो कहते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, बीजेपी की सरकार नहीं दे रही है। बीजेपी जो है वो मंजूरी दे दे केंद्र सरकार तो गरीबों को फ्लैट दे देंगे, आप कहते हो। वो कहते हैं कि बीजेपी अगर मंजूरी दे दे तो फ्री मेट्रो पास दे देंगे। तो इससे बढ़िया दिल्ली वाले बीजेपी को वोट ना देते हैं? आप मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी को वोट देंगे, तो क्या हाल होगा दिल्ली का, आप जानते हैं? 20 राज्यों में सरकारें हैं। आज एक्चुअली हमने एक फॉर्मूला भी जारी किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण दिल्ली के लोगों का 25,000 रुपए प्रति महीना बच रहा है। और ये सारे सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है। 20 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। ना वहां पे फ्री शिक्षा मिलती है, ना फ्री मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है, फ्री बिजली कहीं पे भी मिलती है। आपने सुना है बीजेपी कोई भी राज्य में अपनी फ्री बिजली देती है? नहीं देती है। वो उनका विश्वास ही नहीं है। अपने अरब खरबपति दोस्तों के 15 लाख 10 लाख करोड़ उन्होंने लोन माफ कर दिए पिछले 5 साल में। तो उनका वो मॉडल है। हम जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारे काम करते हैं। देखिए, 2-3 काम जो वो रोकते हैं तब हम बात करते हैं, लेकिन बाकी सारे जो काम आप देखिए आज दिल्ली का एक शिक्षा मॉडल देश नहीं दुनिया में उसकी चर्चा होती है। वो तो काम हमने किया है। हाँ, ये आपने एक किताब भी लिखी है दिल्ली के मॉडल पे। आपने विकसित भारत निर्माण का एक साहसिक पथ प्रदर्शक बताया है। 15 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की हैं और उसमें ये बोला है कि 3 गारंटियां जो हैं ऐसी हैं जो मैंने 2020 में भी कही थी और उसको हम लागू नहीं कर पाए। जी। आपको लगता है ये जनता में संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो अपेक्षित स्तर पर काम नहीं कर पाई? बिल्कुल नहीं। पहली बार जनता देख रही है कि एक ऐसा ईमानदार नेता है जो कह रहा है कि मैंने आपको 10 वादे किए थे, 10 में से 7 मैंने पूरे कर दिए, 3 अधूरे रह गए हैं, उसको मैं आने वाले सालों में खत्म कर दूंगा। ये सच्चाई होती है, ये ईमानदारी होती है। तो ये हैं जस्मीन शाह, जिनको प्यार से लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी का शाह, यानी एक बीजेपी के शाह हैं और एक शाह ये हैं। जस्मीन, नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कोई भी बात लगे कि ये सवाल बाकी रह गया तो आप जरूर हमें अपने कमेंट्स लिख करके भेजिएगा। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मैं आपके दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली मॉडल जो किताब है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, ये किताब जरूर देखिए, इसको पढ़िए। इसमें पूरी तरह से एक फैक्चुअल रिकॉर्ड दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में तमाम ऐसे मुद्दे जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों, शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें, उनमें क्या क्या बदलाव आया है, कैसे बदलाव आया है, और पूरे तथ्यों के साथ ये किताब लिखी गई है। तो मुझे अपेक्षा है हाँ, कि जस्मीन शाह चूंकि एक इंजीनियर, उसके बाद थिंक टैंक्स में काम करने वाले, कॉर्पोरेट के काम करने वाले, राजनीति में काम करने वाले और पहली बार लेखक के तौर पर इस किताब में नजर आ रहे हैं। जस्मीन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।